हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 15 को। इस पाठ का नाम है बच्चों दस्तक। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाठ है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पाठ है। ठीक है, इस पाठ को हम अच्छे से समझेंगे, फिर इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। क्योंकि बच्चों किसी भी पाठ को समझकर अगर हम उसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं तो उसके प्रश्न उत्तर हमें आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पाठ लिखा है बच्चों, ये लिखा है डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी जी ने। ठीक, ये इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके पाठ के केंद्रीय भाव को देख लेते हैं कि इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। क्योंकि अगर हम पाठ के केंद्रीय भाव को समझ लेते हैं बच्चों, तो पूरा पाठ हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर दिया है, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने परस्पर सहानुभूति, सहयोग व सद्भाव का संदेश दिया है। तो बच्चों, ये जो सहानुभूति, सहयोग और सद्भाव, ये मनुष्य के कुछ ऐसे गुण हैं, यदि किसी मनुष्य में ये गुण हैं तो वो मनुष्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे ये सहानुभूति है। सहानुभूति का मतलब ये है कि यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के प्रति उसमें दया का भाव है, तो दया के भाव को ही हम क्या बोलते हैं? सहानुभूति। ठीक। सहयोग, सहयोग मतलब यदि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की मदद करता है या फिर किसी और प्राणी की मदद करता है, तो इस भाव को हम क्या बोलते हैं? सहयोग। और सद्भाव, सद्भाव का अर्थ है बच्चों अच्छा व्यवहार। मतलब यदि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ या फिर दूसरे प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उस गुण को हम बोलते हैं सद्भाव। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमें ये तीनों ही गुणों को, मनुष्य के तीनों ही गुणों के संदेश का हमें संदेश देता है। ठीक। अब आगे है, इसमें लेखक की रुचि समाज सेवा में थी। यह बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी। जो हमारे पाठ के लेखक हैं वो दूसरों की हमेशा मदद करते रहते थे, मतलब समाज सेवा का कार्य करते थे। लेकिन उनकी पत्नी थी, उन्हें ये वाली बात पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि जो लेखक हैं वो घर परिवार पर भी ध्यान दें, लेकिन जो लेखक हैं वो घर परिवार पर ध्यान न देते हुए समाज की सेवा को ज़्यादा महत्व देते थे। अब देख लेते हैं, जब लेखक की अनुपस्थिति में उनका पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अपरिचित लोग उसकी मदद करते हैं। इस बात से लेखक की पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इस कहानी में दिया है बच्चों कि लेखक का पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। किस टाइम पे होता है? जब लेखक घर पर नहीं होते हैं, कहीं किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होता है, और फिर उनके इन ये वाले जो गुण हैं, सहानुभूति, सहयोग और सद्भाव गुणों के कारण जो अनजान लोग थे, मतलब जो उनसे परिचित भी नहीं थे, उनकी पत्नी से परिचित नहीं थे, लेखक से तो परिचित थे, उनकी पत्नी उन्हें जानती नहीं थी उन लोगों को कि ये, और वो लोग उस टाइम पे जब लेखक अनुपस्थित थे उस टाइम पे उनकी मदद करते हैं। किस प्रकार से मदद करते हैं वो हमें इस पाठ में पता चलेगा। क्या जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ को समझेंगे, उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वो अनजान लोग मदद करते हैं उनकी। और जब वो मदद करते हैं तो उनकी पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। पहले तो वो उनका विरोध करती थी, समाज सेवा के कार्यों से लेखक का विरोध करती थी उनकी पत्नी, लेकिन अब जब वो अनजान लोग मदद करते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जब ऐसा होता है बच्चों, तो वो समझ जाती हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि भलाई का फल भलाई होता है। उन्हें ये समझ में आ जाता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी ऊपर वाला उसके बदले में अच्छा ही देता है, अच्छा ही फल देता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों इस पाठ की ओर कि इस पाठ में क्या दिया है। तो ये दिया है, सरेआम वे चिल्ला रहे थे, कभी किसी को देखकर मारने दौड़ते थे तो कभी खिलखिलाकर हंसने लगते थे, कभी रोते रोते किसी फिल्मी गाने की पंक्ति गुनगुना कर नाचने लगते। आने जाने वाले लोग सहज ही चौराहे पर कुछ देर खड़े होकर अपना मनोरंजन करते और चले जाते।
फिर भी वहाँ एक अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। सहसा किसी को विश्वास नहीं होता था कि वे ही हरि बाबू हैं, ये हरि बाबू जो कभी किसी ऊंचे पद पर सुशोभित थे। उनके संकेत मात्र से ही तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बना दिया जाता था। वे जहाँ भी जाते हजारों की भीड़ उनका स्वागत करती। स्वप्न में भी उनकी इस स्थिति की कल्पना किसी को नहीं थी। चौक पर उनकी उस दशा को देखकर शीला गंभीर हो गई थी, विचारों में खो गई थी और मैं गरीबा से मिलने उसके घर चला गया। तो इस पैराग्राफ में बच्चों हमें दिया है कि एक हरि बाबू हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पे बैठे थे। वो मतलब कोई बड़े अफसर वगैरह थे, ठीक है, जिनके एक ही फैसले पर, एक ही आदेश पर बहुत बड़े बड़े काम हो जाया करते थे किसी टाइम पर। लेकिन उन्होंने जो भी जीवन जिया वो अपने लिए ही जिया हरि बाबू ने। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया, मतलब उन्होंने कभी भी किसी की मदद नहीं करी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो अपने पद से रिटायर होते हैं और वो पागल जैसे हो गए थे। पागल जैसे हो गए थे मतलब वो गा रहे थे, नाच रहे थे, ठीक है, चिल्ला रहे थे जैसे पागल लोग करते हैं, इस तरीके से। तो एक तमाशा टाइप का बन गया था उनका, और लोग वहाँ से आने जाने वाले लोग भीड़ इकट्ठी होकर उन्हें उनका तमाशा देख रहे थे, ठीक है। और वहीं से ही उनकी जो लेखक की पत्नी थी जिनका नाम था क्या, शीला, वो भी देख के उन्हें गंभीर हो गई थी और विचारों में खो गई थी। मतलब वो ये सोच रही थी कि एक टाइम पे तो ये इतने बड़े अफसर थे और अब इनका क्या हाल हो गया, मतलब ये पागल जैसे हो गए। उन्होंने कभी भी किसी की मदद नहीं करी, बस लोग उनका तमाशा देख रहे हैं, ठीक। और लेकिन जो हमारे लेखक हैं वो कोई गरीबा नाम का कोई इंसान है। वो जब बीमार हुआ तो उसके घर, क्योंकि लेखक को अपने को दूसरों की मदद करने की आदत थी, वो दूसरों की मदद में हमेशा ही लगे रहते थे, तो उनके घर पर देखने के लिए चले गए थे। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हम कितने भी बड़े से बड़े पद पे चले जाएं, लेकिन हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, ठीक है, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अगर हमने अपना जीवन अपने लिए ही जिया है केवल, तो हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ चला गया। अगर हम इस जीवन को दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो हरि बाबू हैं अपने, वो बहुत बड़े पद पे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरों के लिए कोई मदद नहीं करी, वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते थे। तो आज क्या है, उनका तमाशा बन रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पार्ट में अगले पैरा में क्या बोला जा रहा है बच्चों। अगला पैरा है इसका, गरीबा बीमार था, 2 दिन हो गए थे उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वहाँ से लौटकर उस दिन मैं बहुत देर से पहुँचा था। घर में पैर रखते ही पत्नी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। जैसा कि हमें पता है बच्चों, जो उनकी पत्नी थी शीला, वो उनसे, लेखक से हमेशा ही नाराज चलती रहती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि ये हमेशा ही दूसरों के कामों में ही लगे रहते हैं। इतनी दीवानगी है कि अपने घर में कुछ भी हो रहा है लेकिन उसकी इन्हें फिक्र नहीं है। ये हमेशा ही दूसरों की मदद करते रहते हैं, दूसरों समाज सेवा में ही लगे रहते हैं हमेशा ही, अपने घर पे जरा भी ध्यान नहीं देते। इसलिए वो जब लेखक थे अपने, वो जब गरीबा के घर से लौट कर आए, जैसे ही उन्होंने घर पर पहला कदम रखा है, वैसे ही उनकी पत्नी शीला शुरू हो गई बड़बड़ाने के, दूसरों की मदद करते रहते हैं हमेशा, अपने घर पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत अपने घर पे भी ध्यान दिया करो, और लोगों को देखो, और लोग नौकरी भी करते हैं अपने, और अपने बीवी बच्चों पे ध्यान भी देते हैं, लेकिन आपका बिल्कुल कुछ नहीं है। आप अपनी नौकरी करके आते हैं और है ना, फिर समाज सेवा में लग जाते हैं, घर पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। इस तरीके से उन्हें सुनाने लगती है उनकी पत्नी। हमें यहाँ शहर में नहीं रहना है, चलिए हम सबको देहात में छोड़ दीजिए, वहाँ मैं आराम से रह लूँगी। छुट्टी के दिन भी आप कभी कहीं घूमते रहते हैं। आप लोग भी तो नौकरी, और लोग भी तो नौकरी करते हैं, आराम से हैं, और आप दूसरों के कामों के पीछे दीवाने रहते हैं। अब उनकी पत्नी कह रही है कि शहर में हमें नहीं रहना, हमें तो गांव में छोड़ दीजिए।
कम से कम जब आप नहीं होगे तो हमारे रिश्तेदार तो होंगे, क्यों गांव में एक दूसरे के सब रिश्तेदार रहते हैं, ठीक है। तो वो रिश्तेदार हमारी मदद कर दिया करेंगे जब आप नहीं हुआ होगे, उस टाइम पे वो रिश्तेदार हमारी मदद कर दिया करेंगे। इसलिए आप हमें देहात में छोड़ दीजिए, हमें शहर में नहीं रहना है। और आपको तो दूसरे के कामों की दीवानगी है। दीवानगी का मतलब इस हद तक आप, मतलब किसी काम के लिए इस हद तक पागल होना कि उससे होशो हवास नहीं रहना कि ना हमारे घर में कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्हें समाज सेवा की एक दीवानगी टाइप की थी, मतलब दीवाना इस उससे बोलते हैं बच्चों के, उससे किसी एक काम के सिवा कोई दूसरा काम ना दिखाई देना, उसको हम क्या बोलते हैं, दीवाना होना, ठीक है। ना कोई खाने का समय, ना कोई सोने का समय, समाज सेवा ही करनी थी तो शादी ना करते। अचानक कभी कुछ हो जाए तो मैं अकेली क्या कर लूँगी। तो वो बोलती हैं कि ना तो आपको खाने की फिक्र है, ना ही किसी काम की फिक्र है। अगर इतना ही आपको समाज सेवा करनी थी तो आपको शादी क्यों करना थी। शादी मत कर दे और समाज सेवा में लगे रहते हैं हमेशा ही। अब आपने शादी करी है तो थोड़ा बहुत बीवी बच्चों को भी समय देना पड़ेगा आपको, ठीक। इस तरीके से उनकी बीवी उन पे सुना रही थी। अब वो बोलती हैं, कुछ देर बाद भोजन की थाली सामने रखते हुए उसने मेरा मनोहार किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वो भोजन की थाली ले आई। उन्हें पता था ये क्या समाज सेवा में हमेशा बिजी रहते हैं, और भोजन की थाली लेकर रख दी उनके सामने, ठीक है। मैं चुपचाप भोजन करता रहा। इसी बीच शीला ने इंस्पेक्टर साहब के बच्चे की बात बताई। वह छत से गिर पड़ा था, दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी। कोई कह रहा था कि प्लास्टर आदि में हज़ारों रुपए लग गए। फिर वो जब लेखक खाना खा रहे थे उसी टाइम पे जो उनकी पत्नी थी लेखक की, शीला, उन्होंने बोला कि अपने बगल वाले जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनका बच्चा छत से गिर पड़ा है और उनके हाथ की हड्डी टूट गई है बच्चे की, और उसके प्लास्टर वगैरह में हज़ारों रुपए लग गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों इस आगे क्या दिया है इस पैरा में। बोलते हैं कि एक दिन में खर्च हो गए, मतलब हज़ारों रुपए एक ही दिन में खर्च हो गए। आजकल को आपको पता है बच्चों, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं तो हज़ारों क्या लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, इतना महंगा इलाज हो गया है, ठीक है। अपना सोनू भी बड़ा चंचल है, दिन भर छत पर खेलता रहता है। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, पर कभी कुछ हो जाए तो मैं अकेली क्या कर सकूँगी। अब जो लेखक है उनका एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, जो कि जिसका नाम है सोनू। वो चंचल है। चंचल बच्चे उन्हें बोलते हैं, जो नटखट टाइप के बच्चे होते हैं ना बच्चों, उन्हें क्या बोलते हैं, चंचल। जो एक जगह नहीं ठहरते, इधर से उधर भागते रहते हैं, दिन भर उधम करते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, चंचल बच्चे या फिर नटखट। अब वो होता है दिन भर छत पे खेलता रहता है। क्या उनके सामने एक जो उनके पड़ोसी थे इंस्पेक्टर, उनका एक उदाहरण था कि उनका बच्चा भी चंचल था और वो छत से गिर गया, उसकी हड्डी वगैरह टूट गई। तो वो बोलते हैं कि हमारा सोनू भी छोटा है, अब मैं तो काम में लगी रहती हूँ दिन भर, अगर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा कल हो जाए, तो आप तो हमेशा बाहर ही रहते हैं किसी ना किसी के काम से, तो मैं अकेली क्या करूँगी। क्योंकि एक महिला अकेली इन कामों के लिए उसे एक पुरुष की मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऐसी स्थिति परिस्थिति के लिए, ठीक। फिर बोलती हैं वो, घर में रुपए भी नहीं होते, मैं घबरा जाती हूँ। पड़ोस की औरतें ने तो और भी नाक में दम कर रखा है। अब वो बोलती हैं कि घर में रुपए भी नहीं होते, क्योंकि जो हमारे लेखक हैं वो जितना भी कमाते हैं वो समाज सेवा में उस पैसे को खर्च कर देते हैं, ठीक है। अब बस अपना भरण पोषण के लायक ही वो पैसा रखते हैं, मतलब एक जमा करके नहीं रखते वो पैसे और लोगों की तरह, जैसे आजकल और लोग पैसे को जमा करके रखते हैं, इस तरीके से हमारे लेखक जमा करके पैसे को नहीं रखते। वो क्या है कि उस जो उन पे पैसा बचता है वो दूसरों की मदद में उस पैसे को लगा देते हैं, ठीक है। तो वो बोल रही है कि मैं घबरा जाती हूँ, पड़ोस की औरतें ने तो और भी नाक में दम कर रखा है।
जैसे उनके घरों में कोई काम ही नहीं होता, यहाँ आकर घंटों बैठी रहती हैं, कभी किसी की बुराई करती तो कभी किसी की। अमुक के पापा ऐसे हैं, उनके घर कार क्या आ गई है कि वे सीधे मुंह बात नहीं करते। अब वो बोलती हैं कि जो पड़ोस की औरतें तो वो उन्होंने तो मुझे और ज़्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि वो यहाँ आकर अपने घर पर आके बैठ जाती हैं और घंटों बैठी रहती है, और तो वो एक दूसरे की बुराइयां करती रहती हैं, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, इस तरीके से बुराइयां करती रहती हैं। और ये जो हैं, एक नाम दिया इसमें अमुक। अमुक के पापा ऐसे हैं, उनके घर कार क्या आ गई है कि वो सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। तो उनके कोई पड़ोसी के बच्चे का नाम है बच्चों ये अमुक। तो अमुक के पापा ने क्या है, कार ले ली होगी। तो आपने देखा होगा कि कार एक थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड वाले लोग खरीद पाते हैं, क्योंकि कार बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो जो व्यक्ति कार ले लेते हैं तो उनमें थोड़ा सा घमंड और गुरूर आ जाता है। ठीक, तो वो बोल रही हैं कि अमुक के पापा ने तब से कार ली है, तो उनकी जो मम्मी है वो बिल्कुल भी सीधे मुंह बात ही नहीं करती, वो एकदम है ना घमंड और गुरूर में ही रहती हैं। आपके विषय में भी तमाम बातें करती हैं, कई बार पूछ चुकी हैं कि क्यों इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं। सुना किसी दिन गरीबों और अपाहिजों की बस्ती में भी गए थे। और जो अमुक की मम्मी हैं वो लेखक के बारे में भी, लेखक की पत्नी से बोलती रहती हैं कि क्यों समाज सेवा में लगे रहते हैं, फालतू के काम क्यों करते रहते हैं ये। ठीक है, कभी कभी तो ये गरीबों की बस्ती में भी जाते हैं, जो कि गंदी होती है गरीबों की, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को गंदा मानते हैं। ऐसा जबकि होता नहीं है बच्चों, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है, लेकिन जैसा कि पाठ में दिया है वैसा मैं बता रहा हूँ। और हर कोई अमीर ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, कोई कोई मतलब ऐसे माने कि 10% व्यक्ति ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरी कोई बात नहीं है, ये पाठ में जो दिया है वो वही समझा रहा हूँ मैं, कि वो बोल रहे हैं सुना है किसी दिन गरीबों और अपाहिजों की बस्ती में भी गए थे। इतने बड़े पूजा पाठी होकर गंदी बस्ती में जाने में इन्हें जरा भी विचार नहीं है। तो क्योंकि अपने जो लेखक हैं बच्चों वो समाज सेवी हैं, तो समाज सेवा कोई अमीरों की सेवा तो नहीं करेंगे, क्योंकि अमीरों के पास किस बात की कमी है, ना तो पैसे की कमी है ना किसी बात की कमी है। सेवा तो गरीबों की और अपाहिजों की जाती है बच्चों, और बुजुर्गों की जाती है। तो वो गरीबों की बस्ती और अपाहिजों के पास जाते थे, क्योंकि उन्हें समाज सेवा करनी थी, उन्हें कुछ पैसों से मदद कर देते थे, किसी अपाहिज को किसी और तरीके से मदद कर देते, तो वहीं जाएंगे। लेकिन उनकी नज़रों में वो क्या है, जो अमुक की मम्मी है उनकी नज़रों में वो एक गंदी जगह है। वो बोलती हैं कि ये भाई साहब तो है ना पूजा पाठ वाले हैं, फिर भी है ना ये क्या कहते हैं ऐसी गंदी जगह क्यों जाते हैं जहाँ गरीब और अपाहिज लोग रहते हैं। इस तरह सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, इसलिए आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। अब वो लेखक की जो पत्नी है वो बोल रही है कि मेरे सुन सुन के कान पक गए हैं, इसलिए मैंने आपको कह दिया। कान पकने का मतलब कि कोई ऐसी बात बार बार कहे कि ना जो हमें पसंद ना हो, तो हम उसको एक मुहावरे के तरीके से देखते हैं कि हमारे अब कान पक गए एक ही बात सुन सुनकर जो कि हमें पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे माफ़ करो कहते हुए शीला मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक न सकी। तब तक मेरी मन स्थिति भी सामान्य हो गई थी। फिर वो जो लेखक की पत्नी इतना सब सुनाकर उनसे माफ़ी मांगती कि मुझे माफ़ कर दो, आज मुझसे रहा नहीं गया, मेरे क्या कान पक गए सुन सुन के, इसलिए मैंने आपसे इतनी सारी बातें कह दी। ठीक है, और वो उनसे माफ़ी मांगती हैं और फिर रोने लगती हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद पाठ में क्या दिया है। अब दिया है शीला, इस समय तो मुझे इतना ही कहना है कि यदि कभी कुछ होता है तो उस समय धैर्य रखो। अब वो लेखक इतनी सारी बातें सुनकर
अपनी पत्नी से बोलते हैं कि शीला मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि यदि कोई बुरी स्थिति परिस्थिति आती है तो उससे उस समय हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ धैर्य रखना है, सब्र रखना है। धैर्य का मतलब बच्चों सब्र रखना है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। हम अच्छे काम करने वाले लोग हैं तो उसका फल भी वो हमें अच्छा ही देगा, इसलिए वो धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं। इन बातों को सुनकर शीला ने दोबारा मेरा कोई विरोध नहीं किया। उसने मेरे स्वभाव अनुसार अपने को ढाल लिया था। फिर ये जब लेखक ने बात धैर्य रखने की कही तो फिर शीला जो उनकी वाइफ थी वो बिल्कुल चुप हो जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि इनकी तो आदत है समाज सेवा करने की, इन्हें बदलना नहीं जा सकता, इसलिए उनकी पत्नी ही अपने आप को उनके अनुसार ढाल लिया था। मतलब जैसे वो थे वैसे ही अपने आप को बना लिया था। ठीक, हाँ, अब ये है क्या, किंतु उसके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हो सका था। उसका अंतर्द्वंद बराबर चलता रहा। ये बच्चों ये वाला शब्द आप जरूर ध्यान से देखिएगा, अंतर्द्वंद। ठीक है, अब उन्होंने ऊपर से तो अपने आप को लेखक के अनुसार ढाल लिया था। मतलब ऊपर से तो वो दिखावा कर रही थी कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा करना है वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों में भी अभी भी अंतर्द्वंद। द्वंद का मतलब होता है बच्चों लड़ाई, और अंत मतलब अंदर, अंदर ही अंदर उनके विचारों में द्वंद्व चल रहा था कि नहीं इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा सोचती थी, ठीक है, बोलती नहीं थी लेकिन ऐसा सोचती थी कि इन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि अपने परिवार को घर को ही ये भूल जाएं। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए थी। उनके अंदर ही अंदर ये लड़ाई चलती रहती थी। अंतर्द्वंद का मतलब ये है बच्चों। वे औरों की भांति ही मुझे भी अपने परिवार की प्रगति और खुशहाली में संतुष्टि के लिए सीमित रखना चाहती थी। और लेखक ये भी समझ रहे थे कि ये जो मेरी पत्नी है शीला, वो ये चाहती हैं कि जो लेखक हैं वो और पुरुषों की भांति अपने परिवार पे ध्यान दें, ठीक है, अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दें, और पुरुषों की भांति ही वो सारे के सारे काम करें जो और पुरुष अपने परिवार के लिए करते हैं। मतलब समय दें, अपने परिवार के साथ उठे बैठे खुशहाल रहें, इस तरीके की बातें। ठीक, इसलिए मन ही मन उसके विचारों की संकीर्णता और द्वंद्व समाप्त करने के लिए मैं चिंतित रहने लगा था। अब जो लेखक थे उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि इनके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है और इनके विचारों में जो संकीर्णता मतलब जो छोटापन आ रहा है, जो क्योंकि ऐसे विचारों को हम छोटे विचार बोलते हैं बच्चों। ठीक है, संकीर्णता, ये संकीर्णता और द्वंद्व, ये संकीर्णता का मतलब छोटापन, ठीक है, और द्वंद्व मतलब मैं बता ही चुका हूं आपको। ठीक है, इस चीज को कैसे समाप्त किया जाए, वो ऐसा सोचते रहते थे लेखक कि ये जो द्वंद्व चल रहा है उसको कैसे समाप्त किया जाए। कुछ दिनों बाद मुझे अपने एक मित्र के काम से 10 दिनों के लिए त्रिवेंद्रम जाना पड़ गया। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ बच्चों के जो लेखक थे उन्हें किसी मित्र के काम से, क्योंकि समाज सेवा का जुनून था, तो त्रिवेंद्रम मतलब केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम जाना पड़ गया 10 दिन के लिए। अब घर परिवार सब अकेला और दूसरे के लिए काम के लिए जा रहा है। सोचो आजकल कोई व्यक्ति किसी की एक दिन के लिए मदद करने के लिए राजी नहीं है, ये 10 दिनों के लिए दूसरे के काम के लिए जा रहे हैं बच्चों। तो इस बात को देखना जरूरी है कि कितने बड़े दीवानगी थी इनके अंदर दूसरों की मदद करने की। ठीक, इधर होनी को होकर रही। एक दिन शीला रसोई में व्यस्त थी, सोनू छत से गिर पड़ा। मतलब जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हो गया कि जो मतलब है ना होनी मतलब जो काम होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो शीला जो उनकी वाइफ थी वो किचन में कुछ अपना काम कर रही थी, मतलब खाना वगैरह बना रही थी, और सोनू जो छत पे खेल रहा था, जो कि चंचल बालक था, वो छत से गिर पड़ा बच्चों। ठीक है, अचेत हो गया। अचेत होने का मतलब बेहोश होना, अचेत हो गया मतलब बेहोश हो गया। मिनटों में यह
घटना मोहल्ले से मोहल्ले होते हुए पूरे नगर में फैल गई। मतलब अब क्या था कि थोड़ी देर में जैसे ही वो गिरा वैसे ही एक व्यक्ति को पता चला, एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया, दूसरे को तीसरे ने बताया, पूरे नगर में ये बात फैल गई कि जो लेखक है उनके बेटे छत से गिर गए हैं और वो बेहोश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनके चोट लगी है। क्योंकि है ना, जो लेखक थे हमारे वो दूसरों की हमेशा मदद करते रहते थे, तत्पर रहते थे मदद के लिए। तो उनके लिए भी जो लोग थे वो तत्पर हो गए उस टाइम पे उनकी मदद के लिए। सहानुभूति में दर्शकों की भीड़ लग गई, मतलब दया भाव से उसकी उनकी मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने के लिए, ठीक है, उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। एक नहीं बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा तो कोई रिश्तेदार भी आजकल मदद के लिए खड़ा नहीं होता, दर्शक बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, अनजान लोग, जो कि जिन्हें कि उन लेखक की पत्नी जानती भी नहीं, बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए, ठीक है। जो जिस लायक थे सहायता के लिए टूट पड़े, और जिससे जितना बन पड़ रहा था, जिस तरीके की सहायता कर सकते थे, ठीक है, और वो उसके लिए खड़े हो गए कि हम हॉस्पिटल तक ले चलेंगे, ठीक है, जो खर्चा आ रहा है हम देंगे, ठीक है, हम रहेंगे उनके उसके साथ, बालक के साथ, सोनू के साथ, ठीक है। उपचार के लिए रुपए कहाँ से आए, किसने दिए, यह कोई जानकारी शीला को नहीं थी। अब पूरा का पूरा इलाज हो गया, कहाँ किसने इलाज करवा दिया, ठीक है, और कौन सोनू को लेके गया, किसी ने कुछ नहीं बताया। जैसे कि लेखक दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उसी तरीके से वो लोग भी लेखक के बच्चे की मदद कर रहे थे। बच्चों, देखा आपने कि ना, अपनी अच्छाई के कर्म बाद में अच्छे फल के रूप में हमारे सामने आते हैं, इसलिए हमें अच्छाई करना चाहिए। घंटों बाद अस्पताल में रोगी सैया, ये जो बेड होता है ना बच्चों हॉस्पिटल में, जिसपे कि एडमिट किया जाता है, उससे बोलते हैं रोगी सैया, ठीक है। घंटों बाद अस्पताल में रोगी सैया पर अपने को देखकर वह चकित रह गई। मतलब उनकी जो लेखक की वाइफ थी शीला, वो भी उस टाइम पे बेहोश हो गई थी, और घंटों बाद जब उन्हें होश आया तो वो भी हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटी हुई थी। और जब उन्हें होश आया तो देखा कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गई, क्योंकि वो बेहोश तो कहाँ हुई थी, घर पर हुई थी। कि जब उनके सामने उनका बच्चा गिरा, बहुत सारा खून वगैरह निकला होगा उसको, और वो बेहोश हो गया, तो वो जो शीला जी थी वो भी बेहोश हो गई थी उसे देख के। और जब उन्हें घंटों बाद होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थी, और सबका इलाज चल रहा था। उधर सोनू का इलाज भी चल रहा था, इधर शीला जी का भी इलाज चल रहा था। उन्हें पता नहीं चला कि किसने एडमिट करवाया, और ये जो इलाज के लिए पैसे आए वो कहाँ से आए। उससे पता चला कि सोनू को मूर्छित देखकर उपचार तो दूर रहा, वह स्वयं सदमे से मूर्छित हो गई थी। मूर्छित होना मतलब बच्चों बेहोश होना। मतलब जिस टाइम पे सोनू गिरा तो उसको इलाज करवाना तो दूर रहा, शीला जी खुद भी बेहोश हो गई थी उसे देखकर वहीं की वहीं, ठीक है। अस्पताल में अमीर गरीब सभी स्तर के सहयोगियों की एकत्रित भीड़ को देखकर वह दंग रह गईं। मतलब ऐसा ही नहीं कि ना वहाँ सिर्फ अमीर लोग हों, वहाँ हर तरीके के लोग थे, अमीर गरीब, ठीक है, हर तरीके के लोग, इतने लोग क्या वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने लोग कहाँ से उनकी मदद के लिए आएंगे, ठीक है। और जिसमें जो बना पड़ रहा था उस तरीके से वो मदद कर रहे थे, और वो दंग रह गई थी कि ये कैसे हो गया। मैं तो सोचती थी कि ना अगर कहीं लेखक बाहर गए तो मैं तो यहाँ अकेली हूँ, कोई दुर्घटना हो जाती है तो मैं उस टाइम पे क्या कर पाऊंगी, लेकिन इतने लोग इकट्ठा हो गए वहाँ कि वो सोच भी नहीं पा रही थी कि ये ऐसा हो कैसे गया। उससे मेरी अनुपस्थिति की अनुभूति भी नहीं हो सकी थी, शायद मैं उपस्थित रहकर भी उतना धन नहीं जुटा सकता था। तो ये लेखक बोल रहे हैं कि जो उनकी वाइफ हैं शीला जी, उन्हें उनकी अनुपस्थिति की अनुभूति भी नहीं, ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि
उनके जो पति हैं वो वहाँ हैं कि नहीं है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्योंकि अगर लेखक होते भी तो उतना सब कुछ नहीं कर पाते जितना उस भीड़ ने कर दिया था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे इकट्ठे करके सबके सब लगाए, उन्हें हॉस्पिटल दोनों को पहुंचाया, इतना वो लेखक अकेले स्वयं नहीं कर पाते जो उस भीड़ ने इकट्ठा होकर उनकी अनुपस्थिति में किया था। उस दिन जिस समाज के पीछे मैं दीवाना रहता था उसका दर्शन करते वह नहीं अघाती थी। मतलब जो लेखक थे वो समाज सेवी थे, वो समाज के लिए ही दीवाने रहते थे, मतलब एकदम पागल रहते थे उनकी समाज की सेवा करने के लिए। और जब उस समाज ने रिटर्न में मतलब वापस उनकी मदद करी तो जो उनकी लेखक की पत्नी थी वो उनसे देखकर, उस समाज को देखकर आघाती नहीं होती थी, मतलब संतुष्ट नहीं होती थी। मतलब इतनी उन्हें खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि वो मतलब अपनी खुशी को बयां भी नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले पैरा की ओर। अब ये है, जो जिस लायक थे सहायता के लिए टूट पड़े, उपचार के लिए रुपए कहाँ से आए, किसने दिए, ये कोई जानकारी शीला को नहीं थी। ये तो बच्चों अपन पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से देखते हैं। एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी मंजिल से गिरने पर भी सोनू को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था। मतलब सोनू जो लेखक के पुत्र थे वो तीसरी मंजिल से गिरे। तीसरी मंजिल सोचो बच्चों कितनी ऊंची होती है, ठीक है, तीसरी मंजिल से गिरकर भी उनमें एक फ्रैक्चर तक नहीं था। मतलब हड्डी वड्डी टूटने की तो बात बहुत बड़ी है, एक फ्रैक्चर भी नहीं था। फ्रैक्चर का मतलब हड्डी कहीं से चटकी भी नहीं थी, उसमें बाल बराबर भी दरार नहीं आई थी हड्डी में भी, ठीक है। जो चोटें लगी थी वो सिर्फ ऊपरी चोटें लगी थी, ठीक है। मतलब ये तो एकदम चमत्कार वाली बात है कि इंसान आजकल एक मंजिल से गिर जाता है, उसी में उसके हाथ पैर वगैरह टूट जाता है। तीसरी मंजिल तो बहुत बड़ी बात हो गई। तीसरी मंजिल से गिरकर तो बहुत से बच्चे या फिर बड़े मतलब मर भी जाते हैं, लेकिन उसके सोनू के एक छोटा सा फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था। ये तो बिल्कुल एकदम चमत्कार वाली बात है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो उन्होंने जिन लोगों की मदद करी थी, कहीं ना कहीं उन लोगों की दुआ सोनू के काम आई। कुछ समय बाद सोनू स्वस्थ हो गया था। उस घटना के बाद शीला का मन बदल गया और थोड़ी दिन में, क्योंकि चोट कहीं आई नहीं थी, तो थोड़ी दिन बाद ही सोनू बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, जैसे पहले था वैसे ही ठीक हो गया। लेकिन जो शीला जी थी उस घटना के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि वो हमेशा ही ये सोचती रहती थी कि ये जो लेखक हैं वो दूसरे व्यक्तियों की, दूसरे लोगों की जो समाज सेवा में लगे रहते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो सोचती थी कि समाज सेवा से धर्म, बड़ा धर्म कुछ और हो ही नहीं सकता। वह मन ही मन समाज के प्रति मेरे कार्यों की सराहना कर रही थी और बेताब हो रही थी, और वो उनके कार्यों की तारीफ करती थी मन ही मन। और बच्चों अब इस चैप्टर में आगे देखते हैं क्या हुआ इस स्टोरी में। ठीक, तो अपनी बात शीघ्र मुझे सुनाने के लिए त्रिवेंद्रम से लौटकर 11वें दिन मेरे घर पहुंचने पर शीला ने अपना टैप रिकॉर्डर खोल दिया। शीघ्र का मतलब है बच्चों यहाँ पर बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी में। मतलब जैसे ही वो 11वें दिन लेखक लौटकर आए अपने दोस्त का काम करके त्रिवेंद्रम से, तो शीला जो उनकी वाइफ थी वो एकदम बेचैन हो रही थी जो घटना उनके साथ हुई थी उस घटना को सुनाने के लिए लेखक को, कि वो पूरी स्टोरी सुनाना चाहती थी कि ऐसे ऐसे जो सोनू था वो तीसरी मंजिल से गिरा, फिर लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने इस तरीके से मदद करी पूरे। तो उनका जो टैप रिकॉर्डर बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी जो बात थी वो उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी थी। जैसे एक टैप रिकॉर्डर होता है, उसे जैसे
का बटन दबाओ, वो उस पर जो रिकॉर्डेड चीज़ होती है वो प्ले हो जाती है, वो उसे सुनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से शिलाजीत शुरू हो गई। तो खोल दिया और मैं अक्षरशा उसकी बात सुनता रहा। अक्षरशा का मतलब है एक एक अक्षर करके, एक एक शब्द करके उनकी बात सुनता रहा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्या क्या हुआ था। इसी बीच धूल धूसरित सोनू अपना खेल समाप्त कर चुपके से आया। धूल धूसरित का अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि धूल में सना हुआ, धूल में लिपटा हुआ। मतलब जब छोटे बच्चे खेलते हैं गांव देहातों में, तो वो मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी का खेल खेलते हैं, तो पूरे मिट्टी उनके चिपक जाती है पूरे शरीर से। तो इस कंडीशन में सोनू खेलता हुआ उनके पास चुपके से आया, धीरे से आया और मेरी पीठ पर सवार हो गया। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पिताजी के पीठ पर सवार हो जाते हैं, उन्हें जब बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार आता है उस टाइम पर सवार हो जाते हैं। इस तरीके से वो सवार हो गया, क्योंकि उस टाइम तक जब तक वो लेखक आए थे तब तक सोनू स्वस्थ हो चुका था। मुझे दक्षिण की वह घटना याद आ गई, अब गणेशन स्वस्थ हो गया होगा। मतलब लेखक के साथ भी कुछ ना कुछ घटना दक्षिण में मतलब केरल में घटित हुई थी और वो घटना उन्हें याद आ गई। अब वो देखते हैं बच्चों वो घटना क्या थी जो लेखक के साथ में घटित हुई थी। और ये गणेशन कौन है कि जिसे लेखक बोल रहे हैं कि अब गणेशन स्वस्थ हो गया होगा। सूर्यास्त का समय था। त्रिवेंद्रम के प्रसिद्ध सागर तट कोवलम बीच पर हजारों की भीड़ मचल रही थी। सूर्यास्त का समय था, मतलब जिस टाइम पे सूरज डूबता है उस टाइम का समय था, क्योंकि समुद्र के किनारे से खड़े होकर बच्चों जिस टाइम पे सूरज डूबता है वो सूरज को डूबते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों। ठीक है, सनसेट जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मनोहारी लगता है, मतलब अपने मन को हरने वाला लगता है। ठीक, और जो इसका ये कोवलम बीच, ये कोवलम एक समुद्र के किनारे का नाम है, जिस समुद्र के किनारे का नाम है कोवलम बीच। ठीक है, हजारों की भीड़ मचल रही थी। बच्चे कभी सागर के जल को एक दूसरे पर उछालते तो कभी बालुकामय तट पर दौड़ते। तो बच्चे भी क्या कर रहे थे कि जो सागर का जल था, जो समुद्र था, उसके जल को एक दूसरे पर उछाल के खेल रहे थे, एक दूसरे पर पानी को उछाल के खेल रहे थे। और ये बालुकामय का अर्थ है, बालू मतलब होती है बच्चों रेत, और रेत से भरा हुआ, मतलब जो समुद्र का किनारा होगा वहाँ रेत ही रेत होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं बालुकामय तट का मतलब होता है किनारा। ठीक है, वो चाहे नदी का किनारा हो चाहे समुद्र का किनारा हो। वह दृश्य बहुत ही रोचक एवं आकर्षक था। तो ऐसा देखना, इधर तो समुद्र के वहां पर सूरज डूब रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, तो ये वाला दृश्य बहुत ही ज्यादा रोचक, मतलब जिसे देखकर दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाए। ठीक है, रोचक और आकर्षक, मतलब जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, आकर्षक था। अचानक एक चीख सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो एक 8 वर्ष का बालक चीख रहा था। तो ये सब चल रहा था बच्चों, मनोहारी चीजें चल रही थी, समुद्र में बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, उधर सूरज डूब रहा था, तो अचानक से एक चीख सुनाई देती है और वहां लोग पलट के देखते हैं तो वो एक 8 वर्ष का बालक चीख रहा था। कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, उसके पैर के तलवे से खून बह रहा था। मौखिक सहानुभूति के अतिरिक्त दर्शकों की उस भीड़ में कोई संवेदना न थी, और उसके पैर में कुछ चुभ गया था बच्चों, कील वगैरह, तो उस वजह से उसके पैर में जख्मी हो गया था और खून बह रहा था। और भीड़ जो इकट्ठी हुई थी वो सभी की सभी मौखिक सहानुभूति दे रही थी। ये बच्चों इसे ध्यान से देखना, मौखिक सहानुभूति। मौखिक सहानुभूति का मतलब ये है सिर्फ मुंह से ही बोल के अपनी सहानुभूति को प्रकट करना, मतलब मदद की भावना को प्रकट करना। इस टाइम पे इसके कोई फाड़ के ना चिंदी बांध दे,
कोई है ना इसे हॉस्पिटल तक ले जाए, कोई ऐसा करे, मतलब सिर्फ मुँह ही मुँह से मदद की बातें करी जा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। केवल एक महिला के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, वह परेशान हो रही थी। गोद में एक बच्चे के कारण शायद वह लाचार थी। सिर्फ एक ही महिला उनमें से परेशान थी, जो कि उस बच्चे की माँ थी, ठीक है। और उसके गोद में भी एक छोटा बच्चा था, इसलिए वो लाचार थी कि वो उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि गोद के बच्चे को नीचे नहीं रखना चाहती थी। कि नीचे क्या था, पानी भरा, पानी से गीली रेत होगी, जिसकी वजह से वो बच्चे को कुछ तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो उसे नीचे नहीं रखना चाह रही थी। और वो परेशान तो बहुत थी, लेकिन लाचार थी, चाहकर भी मदद नहीं कर पा रही थी उस अपने बच्चे की। कैसे क्या करें, ऑटो स्टैंड तक पहुंचने के लिए एक आधा किलोमीटर दूर तक पैदल वह बच्चे को कैसे ले जाए। अब वो ये सोच रही थी कि अब जो वहाँ समुद्र के किनारे से ऑटो स्टैंड है, उसके बीच का जो रास्ता है बच्चों, वो आधा किलोमीटर है, और वो दोनों बच्चों को पकड़ के वो ऑटो स्टैंड तक कैसे जाए। वो अकेली महिला थी, इसलिए उसके साथ में वहाँ पर कोई भी नहीं था, ठीक है। भीड़ तो थी, लेकिन वो मौखिक सहानुभूति दे रही थी, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे। एक क्षण भर उन दोनों को देखने के बाद मैंने बच्चे के पैर में चुभी कील को निकाल दिया। घाव पर रुमाल बांधने में से रक्त बहना बंद हो गया था। और जैसे ही लेखक उससे देखने पहुंचे, वैसे ही लेखक को तो समाज सेवा का शौक था, वैसे ही उन्होंने क्या किया, जो बच्चे के पैर में जो कील लगी हुई थी, सीधे उस कील को खींचा और उस जख्म पे अपना रुमाल बांध दिया, जिससे जो खून निकल रहा था वो खून बहना बंद हो गया। अपनी पीठ पर लादकर मैंने गणेशन को ऑटो स्टैंड पर पहुंचा दिया था। बालक की मां पढ़ी लिखी थी, उसे अस्पताल जाने में कोई कठिनाई नहीं थी। तो फिर लेखक ने किया क्या, गणेशन को अपनी पीठ पर बिठाला और लेकर ऑटो स्टैंड तक जाकर उसे ऑटो तक पहुंचा दिया। अब जो बालक की माँ थी वो पढ़ी लिखी थी, तो पढ़े लिखे का मतलब ये है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं बच्चों, आजकल पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पहली बात तो ये समझ लें आप। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो अब ऑटो तक पहुंच गई थी, वो आराम से उसे ना हॉस्पिटल तक लेके जा सकती थी अब, ठीक है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल का रास्ता पता होगा वहां पर, ठीक है। इसलिए मैं निश्चित होकर समय से अपने मित्र के घर लौट गया। अब वो निश्चित हो गए थे लेखक, क्या अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये इलाज करवा पाएंगे, अब मुझे साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम से वो अपने मित्र के घर तक पहुंच गए थे, ठीक है। उससे आश्चर्य हो रहा था कि जब मेरा सोनू छत से गिरा था, ठीक उसी दिन उसी समय में 8 वर्षीय गणेशन को पीठ पर लादकर ऑटो स्टैंड पर जा रहा था। उस समय मेरी अनुपस्थिति में सोनू की सहायता के लिए लोग व्याकुल हो उठे थे। मतलब जिस दिन उनका सोनू तीसरी मंजिल से गिरा था, उसी दिन वो गणेशन को अपनी पीठ पर लादकर, मतलब उन्होंने गणेशन के साथ वहां पर त्रिवेंद्रम में भलाई की, और यहाँ पर लोगों की भीड़ ने उनके पुत्र सोनू के लिए मदद की। सोच रहे हो बच्चों, वहाँ की भलाई का फल उन्हें यहाँ पर मिल गया। वो उनका ऐसा मानना था, वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया और उसका फल यहाँ अच्छा ही उनको उनके घर पर मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या है इस पार्ट में। अब ये है, कुछ दिनों बाद मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि शीला अवकाश के क्षणों में मोहल्ले मोहल्ले में जाकर महिलाओं के बीच समाज सेवा के कार्य करने में लगी थी, ठीक है। मतलब बच्चों जो शीला उनकी विरोध करती थी समाज सेवा के कार्यों से, अब इस घटना के बाद उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया कि अब वो भी समाज सेवा का कार्य करने लगी, मोहल्ले मोहल्ले जाकर समाज की सेवा करने लगी। एक दिन वह कह रही थी कि जो समाज की उपेक्षा कर मात्र अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहता है,
प्रकृति उसका स्वयं नियंत्रण स्वयं करती है, समय आने पर उन्हें दंड भी देती है। तो एक दिन उन्होंने फिर ये सब करने के बाद एक दिन उन्होंने बात रखा कि जो सिर्फ अपने लिए ही जीवन जीता है तो उसको प्रकृति फिर बाद में एक ना एक दिन दंड देती है। आपको शुरू में जो मैंने आपको एक हरि बाबू का जो उदाहरण दिया था वो ही उनके दिमाग में आ गया इस टाइम पे कि ना हरि बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी अपने लिए ही जीने में लगा दी, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, वो पागल जैसे हो गए और लोगों के बीच में एक तमाशा मात्र बन गए। और यहाँ पर जो अपने लेखक हैं, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, वो उनके बदले में उनको अच्छा ही फल मिला, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने शीला जी ने ऐसी बात कही। अब देख लेते बच्चों आगे इस पार्ट में। तभी मुझे हरि बाबू की याद आई। देखो मैंने बताया था हरि बाबू की याद आ गई। इतने ऊंचे पद पर काम करते हुए उन्होंने अपने लिए क्या क्या नहीं किया। बहुत सारी ऐशो आराम की चीज़ें लगा ली, ठीक है, जितनी भी ऐशो आराम जो भी अपने लिए कर सकते हैं सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ठीक है, उनकी संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे थे। मतलब अब जब वो पागल हो गए तो ना तो उनकी संपत्ति काम आ रही थी, क्योंकि पागल इंसान क्या सुख भोगेगा, ठीक है, और ना ही उनकी जो वैभव मीन्स होता है बच्चों इज्जत, रुतबा, ठीक है, ना ही उनकी वैभव उनका कोई काम दे रहा था, ठीक है। जिस टाइम पे वो बड़े अधिकारी थे सभी उनके इज्जत करते थे, लेकिन जैसे ही वो पागल हुए कोई इज्जत नहीं कर, सारी इज्जत खत्म, क्योंकि उन्होंने दूसरे के लिए कोई अच्छे काम किए ही नहीं। वे कभी किसी के दुख सुख में शरीक नहीं रहे। रिटायरमेंट के बाद एकमात्र पुत्र शोक के अवसर पर उनके पूर्व कथित आत्मीय जनों के भी दर्शन नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि जब वो खत्म हुए बच्चों, मरे, तो उनका सिर्फ है ना एक ही पुत्र उनके शोक सैया पर था। मतलब है ना जब वो सैया रखी हुई थी वो सिर्फ एक ही पुत्र था, बाकी उनके आत्मीय मतलब रिश्तेदार, आत्मीय जनों मतलब रिश्तेदार भी नहीं आए थे उनके, क्योंकि उन्होंने कभी उनके लिए भला किया ही नहीं था। सोच रहे होंगे वो चलो अच्छी बात है चले गए कोई, ठीक है। समाज के अन्य लोगों से तो वे संपर्क पहले ही तोड़ चुके थे, इसलिए समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। तो जैसा उन्होंने समाज के लोगों के साथ व्यवहार किया वैसे उनके साथ समाज के लोगों ने व्यवहार किया। समाज के लोगों से उन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया था, तो लास्ट टाइम में समाज के लोगों ने भी उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया। इस कठोर सत्य को वे समझ न सके और पागल हो गए। समाज को समझने को जब समय था, शक्ति थी, तब समझ ना सके, और जब समाज को समझने की समझ आई तो वह देर हो चुकी थी। मतलब इस चीज़ को वो नहीं समझ पाए, अपने अहंकार में या फिर घमंड में कहो कि हमें समाज से मिलजुल कर हमेशा चलना चाहिए। यदि हम समाज से मिलजुल कर नहीं चलते तो फिर ये समाज भी हमें छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन जब इस चीज़ का उन्हें ज्ञान हुआ कि हमें समाज से मिलजुल कर रहना चाहिए, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी, तब तक वो पागल हो चुके थे, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये कहानी पूर्ण होती है बच्चों। आई थिंक ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों, हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसके बदले में ईश्वर हमारी मदद करता है, ठीक है। ये हमें शिक्षा मिलती है। और यदि बच्चों ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके लिए हम इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे बच्चों। और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।